सभी को सादर अभिवादन। मैं नीलम गुप्ता टीचर हूँ कंपोजिट स्कूल गोयना डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में। आज हम कंपेंडियम या शिक्षण संग्रह इस हस्त पुस्तिका के बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हम इस हस्त पुस्तिका के भाग 1 और भाग 2 के ऊपर बात कर चुके हैं। आज हम लेंगे इसका भाग 3 यानी कि व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स के अंतर्गत इसको बताया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है प्रातःकालीन सभा। व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना की अगर हम बात करें तो एक बच्चा जब विद्यालय में पढ़ता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे विषयों की विषयगत जानकारी लेता है, अपनी समझ बढ़ाता है। साथ ही साथ वो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ से जुड़ता है जो उसकी व्यक्तित्व में मानवीय मूल्यों और जीवन कौशलों का विकास करते हैं। इन्हीं एक्टिविटीज़ में से हमारी जो प्रातःकालीन प्रार्थना सभाएं हैं और सांध्यकालीन सभाएं हैं, वे साथ में जो बहुत सारी वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। बहुत सारे खेल, शारीरिक और मानसिक विकास से जुड़े हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़, ये सब उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रार्थना सभा और उसकी कार्य योजना की। इस कंपेंडियम मॉड्यूल में बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझाया गया है कि अगर 260 से लेकर के 220 दिन तक भी स्कूल खुलता है और हर दिन हम 30 मिनट, 20 मिनट या 15 मिनट, इनमें से अगर हम सबसे कम वाला 15 मिनट लें, इतनी देर भी हम प्रार्थना सभा विद्यालय में आयोजित करते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करा जाए इनको आपस में तो कुल 55 आवर्स, इतने घंटे का समय होता है एक साल में प्रार्थना सभा का। और किसी भी व्यक्ति के जीवन में, एक बच्चे के जीवन में इतने घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम विचार करें कि इन घंटों में बच्चे के विकास के लिए हम इस समय का कैसे सदुपयोग करें, तो निश्चित रूप से बच्चे का जो व्यक्तित्व का विकास है उस पर इसका असर परिलक्षित होगा। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है सुनंदा मुरादाबाद की शिक्षिका का कि कैसे उन्होंने अपनी जो ये प्रातःकालीन सभाएं हैं इनको सुनियोजित किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम उन्हें अपने विद्यालय में दिखाई दिए। तो इसका मतलब है प्रार्थना सभा एक सुविचारित योजना के अंतर्गत होनी चाहिए। 30 मिनट की एक अच्छी प्लानिंग हो, शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिकाएं निर्धारित हों, बच्चों की भूमिकाएं और क्रियाकलाप कक्षावार पहले से नियोजित हों, फिर हम उन एक्टिविटीज़ को करवाएं। अलग अलग प्रार्थनाएं करवाएं हर दिन, प्रेरक प्रसंग, न्यूज़ अपडेट, स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, बातचीत की गतिविधियां, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, स्फूर्तिदायक गतिविधियां, सामान्य निर्देश, सामान्य जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम, बच्चों के जन्मदिन आदि प्रोग्राम वहाँ पर करवाना। तो ये सब कुछ अगर करवाया जाएगा इन प्रार्थना सभाओं में तो ये बहुत ही बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा उस टाइम का। अब बात आती है कि ये सब होगा कैसे। तो जैसे हम बाकी विषयों की योजना बनाते हैं उसी तरह से हम अपनी प्रार्थना सभा की भी साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक योजना बनाएं। हम बहुत सारी प्रार्थनाएं, समूह गान, देश गीत, इन सब का संकलन करें। उसके बाद में माहवार और मौसम के अनुसार हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दें। कुछ हम लघु कथाएं और प्रेरक प्रसंगों का संकलन करें। इसी तरह से हमने जो भी एक्टिविटीज़ सेलेक्ट करी है उसके लिए पहले हमें अपने पास में मटेरियल रेडी रखें। उसके बाद में यहाँ पर एक दैनिक स्वरूप हमें दिखाया गया है प्रार्थना सभा का। हम इसे देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक तरफ दिन अंकित है, उसके बाद इसमें अलग अलग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, उसमें कितना समय लगेगा, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस तरह से विभाजन इस समय का किया जाए, हर दिन के लिए गतिविधियाँ निर्धारित हों और तब इनका कराया जाए तो इस समय का सबसे अच्छा उपयोग हो पाएगा। इसके बाद में बात आती है सांध्यकालीन सभाओं की और उसकी कार्य योजना की।
जैसे प्रातःकालीन सभाएं महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से सांध्यकालीन सभाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यह इस समय भी सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके एक्टिविटीज़ को करवाने के प्रयास करना चाहिए। तो इसमें भी अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग एक्टिविटीज़ डिसाइडेड हैं। वे एक्टिविटीज़ जब हम अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ में उनको करेंगे तो इनके बेहतरीन परिणाम हमें मिलेंगे। इसके बाद में बात आती है कि यह सब हो जाने के बाद ज़रूरी और क्या होगा। ज़रूरी ये होगा कि इस सामग्री के आधार पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हमारी वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक हैं उनको हम एक डिवाइड करें। भूमिकाओं को भी हम रोस्टर वाइज जो है वो आवंटित कर लें और उसके बाद में जब ज़रूरत हो तो उसमें हम संशोधन कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सह शैक्षिक गतिविधियाँ, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में जिस तरह से उनकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनके माध्यम से उनका संज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, उसी तरह से बच्चों की जो व्यक्तित्व का भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष है, इसका भी विकास होना उतना ही ज़रूरी है। तो कुछ बच्चे जैसे हम देखते हैं वो अंतर्मुखी और संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। जब हम इस तरह की गतिविधियां कराते हैं तो उनकी वो झिझक, वो संकोच खत्म हो जाता है। शैक्षिक जो हमारी गतिविधियां हैं इनको पहले पाठ्येतर क्रियाकलाप कहा जाता था। बाद में इनकी उपयोगिता देखने के बाद में इन्हें पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप कहा गया। राष्ट्रीय हमारी शिक्षा नीति जब बनी 1986 में, तब इन्हें पाठ्यक्रमीय क्रियाकलाप के अंतर्गत माना गया। इन क्रियाकलापों में हम बहुत सारी तरह तरह की प्रतियोगिताएं करा सकते हैं। संगोष्ठी, सेमिनार, कार्यशालाएं, विज्ञान गणित क्लब की स्थापना, दिवस, राष्ट्रीय पर्व और जयंती किस तरह से मनाएं, कार्य अनुभव, बाल संसद, परिवेश संग्रहालय, पुस्तकालय। इसके बाद में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की देखरेख में जो है हमारे विज्ञान संग्रहालय और नवाचार हब, इनके भ्रमण की हम योजना बना सकते हैं। इसके बाद अब ये सारी गतिविधियां जो इसमें सुझाई गई हैं ये तो केवल एक संकेत मात्र है, इसके अलावा हम इन्हें अपने हिसाब से और आगे बढ़ा सकते हैं। सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन से जो बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ डेवलप होंगी वो उनका मानसिक, भावनात्मक और सृजनात्मक विकास होगा। जब हम उन्हें वाद विवाद, वाक्य निर्माण, इस तरह की प्रतियोगिताएं कराएंगे तो उनमें कल्पना शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, सृजनशीलता बढ़ेगी, शारीरिक विकास होगा उनका। अब बात आती है प्लानिंग की। इसका मतलब है कि हम कार्य योजना हमें एक बनानी होगी। किसी भी काम को जब हम चाहते हैं कि वो अच्छे से संपन्न हो तो सबसे पहले उसकी हम एक योजना बनाएं। योजना बनाते समय जो मेन पॉइंट है वो ये कि हम वो कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएं, स्थल डिसाइड करें, अवधि, उस समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी परेशानियां बीच में हमें आ सकती हैं, उनका निराकरण हम किस तरह से करेंगे, बजट बनाएं, बजट के लिए धन की आपूर्ति कैसे होगी, ये सब चीज़ें उसमें शामिल करें। जब एक अच्छी योजना बन जाए तब बात आती है उसके क्रियान्वयन की। तो क्रियान्वयन करने के लिए जो मुख्य बिंदु हैं वो है कि कार्यक्रम के हर अंश का अच्छे से संचालन हो, जिससे कि जो समय उसमें हम ले रहे हैं उसका बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन हो और जिन उद्देश्यों को लेकर के वो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो उन्हें हम पाने में सफल हों। इसके बाद में आती है प्रबंधन की बात। तो आयोजन और प्रबंधन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रबंधन करने के लिए हम आयोजन के साथ में इसकी भी हम डिफरेंट जो है इसके पॉइंट्स हम बना के रखें पहले से। जैसे कि कार्यक्रम की अवधि में हर स्तर पर तत्काल उचित निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। चर्चा, बहस और क्रियाकलाप वो हमेशा उद्देश्य की ओर हों। जो वातावरण है उसमें कोई भय, तनाव या अनिश्चितता ना हो। इस तरह से जब हम इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रबंधन भी अच्छे से होगा। इसके बाद बात आती है सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में हम किन बातों का ध्यान रखें। हम इन बातों का ध्यान रखें कि हर बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित हो।
वहाँ पर बालक बालिका का भेद ना हो, बालिकाओं को भी समान अवसर दिए जाएं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ, कितनी गतिविधि को कितना समय दिया जाएगा ये पहले से ही हम डिसाइड करके रखें। स्कूल में माहवार कितनी बार किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं उसका हिसाब रखें और अलग अलग गतिविधियों को इसमें हम शामिल करें। अब बात आती है प्रधान अध्यापक और अध्यापक की भूमिका की। तो प्राथमिक विद्यालयों में सह शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन में प्रधान अध्यापक और अध्यापक, इनकी भूमिका को अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से होगी कि गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करना है इसके बारे में आपस में चर्चा करें, संवाद करें, सहयोग करें, क्रियाकलापों का अनुश्रवण किया जाए, जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए। एक हम जो है समय सारणी में खेलकूद, पीटी, ड्राइंग, क्राफ्ट, बुनाई कार्य, इन सब के लिए एक वादन सुनिश्चित करें। विज्ञान गणित संबंधी प्रतियोगिताओं के लिए विषय से संबंधित प्रश्न बैंक रखना ये बहुत ज़रूरी है। विद्यालय स्तर पर डिफरेंट टाइप की वर्कशॉप, सेमिनार, गोष्ठियाँ, प्रतियोगिताएं, ये आयोजन शिक्षक और बच्चे दोनों के स्तरों पर किया जाना अच्छा होगा। इसके बाद आती है खेल गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएं। जब हम बच्चों के बहुमुखी विकास की बात करते हैं तो और बात करते हैं कि बच्चों का विद्यालय से लगाव हो, तो उसके लिए खेल गतिविधियाँ और प्रतियोगिता, इन दोनों का आयोजन बहुत ही आवश्यक है। खेल गतिविधियों में हम योग, व्यायाम, पीटी, आत्मरक्षा के तरीके, इंडोर आउटडोर गेम, इन सबको सम्मिलित करें। खेलों का विवरण और संभावित समय सारणी यहाँ हमें दिखाई गई है। जैसे योग और व्यायाम के लिए 10 मिनट, ये प्रार्थना स्थल पर, पीटी 5 मिनट प्रार्थना स्थल पर, एथलेटिक्स 40 मिनट, ये अंतिम वादन में। उसके बाद में खेल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये सब के लिए 120 मिनट, ये हर शनिवार को लंच के बाद, प्रारंभ में 30 मिनट तक। इसके लिए जो सामग्री है वो हमारे विद्यालयों में अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि हमें सोचने के लिए कहा गया है कि हमारे विद्यालय में कौन कौन सी उपकरण या सामग्री हैं, इनको लगातार उपयोग और समृद्ध करने की क्या योजना है और हम कौन सी प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित करते हैं। इसके बाद आती है जीवन कौशल विकास की बात, जिसे पाठ्य पुस्तक हमारी कलरव 3 में एक कहानी है मुर्गा और लोमड़ी। इसे जब हम पढ़ें तो इसमें बॉक्स में कुछ नीचे गुण दिए गए हैं और सोचें और लिखें इस कहानी के एक पात्र के रूप में मुर्गे में इनमें से कौन कौन से गुण मौजूद हैं। ये गुण जो हैं यही जीवन कौशल हैं जिनके कारण मुर्गा अपने आप को लोमड़ी का शिकार बनने से बचा लेता है। तो इस तरह के कौशलों का विकास होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम जीवन कौशल किसको कहते हैं इसकी बात करें तो वे कौशल जिसके द्वारा बच्चा जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में सटीक निर्णय ले, अपने प्रति जागरूक रहे, ये सारे कौशल उसे पता होने चाहिए। यही जीवन कौशल है। अब जीवन कौशल का विकास कैसे किया जाए? तो किसी भी विषय में जब बच्चों का शिक्षण कराया जाता है तो हम विषयवार उसकी योजना बनाते हैं। उसके बाद में प्रकरण में जो समाहित जीवन कौशल है उन पर हम बच्चों के साथ में चर्चा करें और उन्हें प्रमुखता से उभारने का प्रयास करें। यहाँ पर कुछ जीवन कौशल बताए गए हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि समालोचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, स्ट्रेस कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, कोपिंग विद इमोशंस। तो ये सब जीवन कौशल हैं और ये इनका विकास होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता की बात आती है। तो घर, स्कूल, खेल का मैदान, सब जगह जब हम बच्चे और हम बाहर निकलते हैं तो तरह तरह के रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं। ये रोगाणु से बीमारियां हो सकती हैं। तो हर रोज़ प्रार्थना सभा में बच्चे को उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता, समुदाय की स्वच्छता, हमारे आसपास परिवेश की स्वच्छता, इसके बारे में जानकारी दी जाए और इसे करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके बाद बात आई ताकि सपने सच हों। तो बच्चों से हम ज़रूर पूछें कि वे क्या बनना चाहते हैं, उनका ड्रीम क्या है। उसके बाद में बच्चों को हम इसके लिए तैयार करें कि जब आप अपने सपने आपको पूरे करने हैं तो आपको क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। शिक्षक के रूप में हम बच्चों के मार्गदर्शक बने।
इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे के सपने क्या हैं। तो उनसे सपनों के बारे में बातचीत करें, सपनों को कैटेगराइज करें, क्या क्या बाधाएं आएंगी उनकी बात करें, उनके समाधान की बात करें। बच्चों को हम अपनी कक्षा में बहुत सारे जो अपने अपने फील्ड के महारथी हुए हैं उनके बारे में हम बच्चों से बात करें, बच्चों को मोटिवेट करें। एक तरीका यह भी यहाँ पे बताया गया कि जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने बाल सभा में बच्चियों से उनके सपने के बारे में बात करी। बच्चियों ने जो भी सपने बताए उनको कैटेगराइज किया गया। उसके बाद उन्होंने सभी बच्चियों की एक डायरी बनवाई जिस पर बच्चियों ने लिखा मेरा सपना, और उन सपनों की कैटेगरी के आधार पर हर महीने के पहले और आखिरी शनिवार को बाल सभा में सपनों को पूरा करने की दिशा में तैयारियां पर चर्चा करना शुरू करी। इसके बाद उन्होंने स्थानीय स्तर पर बच्चियों ने जिस क्षेत्र से संबंधित अपने सपने बताए थे उसके प्रमुख से संपर्क करके विद्यालय में आने का उनसे अनुरोध किया। तो इस तरह से उन्होंने बच्चों को उनके सपनों के नज़दीक ले जाने का एक प्रयास किया। इसके बाद आता है करियर गाइडेंस। तो व्यावसायिक परामर्श, व्यवसाय को चुनना, उसके लिए तैयार करना, उसमें प्रवेश करना, विकास के लिए सूचना देना, अनुभव देने, सुझाव देने, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। व्यावसायिक परामर्श के आधार पर बच्चों को ये ज्ञात हो जाता है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। व्यावसायिक परामर्श के आधार पर कार्य के स्वरूप और कार्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाती है। व्यावसायिक परामर्श की बहुत ही आवश्यकता है। अगर सही समय पर सही दिशा में हमें व्यावसायिक परामर्श मिल जाए तो जब हम अपनी पसंद के करियर से जुड़ते हैं तो वहाँ पर गुणवत्ता दिखाई देती है और कर्मचारियों को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसलिए समय समय पर सही व्यावसायिक परामर्श मिलना बहुत ही आवश्यक है। व्यावसायिक परामर्श के बाद में अध्यापक छात्रों को व्यावसायिक परामर्श देकर किस प्रकार से प्रोत्साहित करें। तो हम बच्चों के सामने सफल कहानी यानी कि सक्सेस स्टोरीज़ हम बच्चों को दिखाएं। बच्चों को उनकी क्षमता, व्यक्तिगत विभिन्नता, इनका आभास कराते हुए उन्हें व्यावसायिक परामर्श दें। रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह से जब बच्चों को हम सही तरीके से गाइड करेंगे तो भविष्य में वो अपनी पसंद के व्यवसाय से सही तरीके से जुड़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बाल संसद का। बाल संसद क्या है? बाल संसद बालक बालिकाओं का एक मंच है जहाँ पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य है जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सही गलत को पहचानने की समझ। शिक्षक की इसमें भूमिका एक संयोजक के रूप में होती है। इसमें प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री, बहुत सारी कैटेगरीज है जिसके अंतर्गत बच्चों का पहले चयन किया जाता है, फिर समितियां बनाई जाती हैं, उनके कार्य निर्धारित किए जाते हैं। तो इस तरह से बाल संसद एक अच्छी योजना है जिसे विद्यालय में लागू करके हम अपने बच्चों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकते हैं। तो कंपेंडियम का ये पार्ट बहुत सारे अच्छे मूल्यों को समाहित किए हुए हैं जो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। धन्यवाद।